हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मेमन और आज हम पढ़ने वाले हैं पावर्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। डिफरेंट पावर्स होती है पार्लियामेंट की, जो कि हम फॉलोइंग हेडिंग्स के अंदर समझ सकते हैं। पहली पावर होती है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर यानी कि पार्लियामेंट जो है वो कोई भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है जो भी स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन हो। सॉरी, स्टेट लिस्ट कह रही हूँ, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट पे हो। देखिए, स्टेट लिस्ट से तभी बना सकती है, एक्सेप्शनल केस है ये। मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा अगर 2/3 मेजॉरिटी से ये पास करती है कि ये नेशनल इंटरेस्ट के अंदर है कि आपको बनाना पड़ेगा लॉ स्टेट लिस्ट पे, तब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बना सकती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। और एक होता है रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। देखिए, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स यानी कि जो तीनों भी एरियाज में इंक्लूडेड नहीं है, ना ही लेजिस्लेचर, मतलब ना ही स्टेट लिस्ट, ना ही सेंट्रल लिस्ट और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट, वो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स होते हैं। उस पे कौन बनाता है लॉ? उस पे बनाती है पार्लियामेंट। इसलिए तो हम कहते हैं हमारी इंडियन हमारी जो फेडरलिज्म है, इसे कॉसी फेडरल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, अक्सर आप देखेंगे कि जो सेंटर है उसकी तरफ आपका टिल्टेशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू स्टेट। तो सेंटर जो है उसको ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, अटेंशन मिलने वाला है एज कम्पेयर टू स्टेट। कैसे मिलेगा? देखिए, जैसे कि कॉन्करेंट लिस्ट है। अब कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों लॉज बना सकते हैं, सेंटर और स्टेट, ठीक है। लेकिन अगर इन केस सेंटर और स्टेट का लॉ क्लैश होता है, उस केस में जो लॉ प्रिवेल करेगा वो किसका रहेगा? वो रहेगा सेंटर का। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, स्टेट और सेंटर वाली बात हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं नए नए इमर्ज होकर आते हैं, जैसे आईटी। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा तब आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो कोई रोल नहीं था। या फिर आप देखेंगे साइबर क्राइम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो नई इमर्ज होकर आ रही है, इस पे कौन लॉ बनाएगा? सेंटर लॉ बनाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं टिल्टेशन आपको देखने को मिलता है, सेंटर की तरफ है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बना सकती है, अगर राज्यसभा ने उसको परमिशन दी है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पार्लियामेंट जो है ऐसे सब्जेक्ट्स पे भी लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट में, जब नेशनल इमरजेंसी लगाई गई या फिर कोई भी आपको पता है स्टेट का, जहाँ पर अगर कोई स्टेट में आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी का ब्रेक डाउन होने के कारण वहाँ पर क्या लगा दी गई? इमरजेंसी। तो उसमें भी जो है सेंटर जो है पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकती है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट ने मिलकर एक लेजिस्लेशन पास किया और सेंटर को परमिशन दी कि आप जो है क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं स्टेट सब्जेक्ट पे, तो उस कंडीशन में भी जो है सेंटर क्या है, लॉ बना सकता है। अगर हम कानून बनाने की बात करें तो पार्लियामेंट के अंदर जो 2 हाउसेस है, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों की पावर्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं। दोनों हाउसेस में बिल्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बताया मनी बिल का एक एक्सेप्शन है। ठीक है, और मनी बिल का एक्सेप्शन है, बाकी तो दोनों हाउसेस में जो है बिल इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। दूसरा पावर जो होता है फाइनेंशियल पावर होता है पार्लियामेंट का, जो कि इक्वल नहीं है। मैंने आपको बताया लोकसभा का फाइनेंशियल पावर ज़्यादा होता है क्योंकि मनी बिल यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है, और राज्यसभा को कंपलसरी मनी बिल जो है जो उनके पास आता है पास करना ही पड़ता है। मतलब वो ये नहीं कह सकती कि आप मैं पास नहीं करूँगी। तो बेसिकली अगर जैसे कि राज्यसभा के पास बिल आया तो उसको 14 डेज़ के अंदर जो है उसको रिटर्न करना ही है, चाहे रिकमेंडेशन देकर करे या विदाउट रिकमेंडेशन करे। लोकसभा जो है, लोकसभा पर्टिकुलरली मतलब जो पार्लियामेंट होती है वो गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकती है कि आप इस तरीके का आपके मनी बिल में चेंज करो, लेकिन लोकसभा के ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करे या नहीं करे। अगर वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है तो वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको कोई कह नहीं सकता कि भैया आपको ये चीज़ करनी ही है। ठीक है, अगर लोकसभा में जो बिल आता है राज्यसभा द्वारा अमेंड होकर और लोकसभा ने इसको पास कर दिया, इसका मतलब ये कि जो अमेंडेड बिल है उसको लोकसभा ने पास कर दिया है। और अभी मैंने आपको कहा कि राज्यसभा को 14 दिन के अंदर बिल को बताना पड़ता है, मनी बिल का, कि पास कर रही है या नहीं कर रही। अगर उसने 14 दिन से ज़्यादा टाइम लगाया तो ऑटोमेटिकली वो पास हो जाता है बिना किसी रिकमेंडेशन के ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है, तो मतलब राज्यसभा ना ही डिले कर सकती है, 14 दिन ही डिले कर सकती है, और साथ साथ राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है और मनी बिल के रिगार्डिंग, और साथ साथ कोई रिकमेंडेशन भी वो देती है तो लोकसभा के ऊपर है कि उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। So this is how it works. Now talking about control over executive.
तो मैंने आपको अभी बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो किसके लिए, किसको रिस्पॉन्सिबल है, किसको अकाउंटेबल है, पार्लियामेंट को अकाउंटेबल है। तो इस वे में पार्लियामेंट जो है वो क्या करती है, लेजिस्लेटिव फंक्शन तो परफॉर्म करती है, फाइनेंशियल फंक्शन भी परफॉर्म करती है, और एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल भी करती है। एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल किस तरीके से करती है कि जैसे कि इंडिया है, इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसमें प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ये सब जो लोग हैं इसके अंदर आप देखेंगे कि ये सब लोग जो है किसके रिस्पॉन्सिबल है, टू दी पार्लियामेंट। कोई भी अगर उन्होंने गलत लॉ पास करे जो पार्लियामेंट को एक्सेप्टेबल नहीं है, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकती है। और साथ साथ वो अकाउंटेबिलिटी भी सीख करती है पार्लियामेंट। इसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोसीजर्स यूज़ करती है, जैसे क्वेश्चंस, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, एडजर्नमेंट मोशंस, कट मोशन, कॉल अटेंशन नोटिस। ये सब तरीके हैं जिससे पार्लियामेंट जो है अटेंशन लाती है। नो कॉन्फिडेंस एक रेयर इंस्ट्रूमेंट है जो कभी कभी ही पास होता है, और जिससे कभी कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन यूज़ भी होता है अपोजिशन लीडर्स द्वारा, तो ज़रूरी नहीं कि वो पास हो जाए, बिकॉज द रीज़न बीइंग कि वहाँ पर मेजोरिटी द्वारा वो पास नहीं होता। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो डिज़ोल्व नहीं होगी। जब मेजोरिटी द्वारा पास होगा तभी जो है काउंसिल ऑफ जो है तभी जो है वो डिज़ोल्व होता है। क्या डिज़ोल्व होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जब तक मेजोरिटी द्वारा नहीं पास हुआ, जब तक डिज़ोल्व नहीं होगा। अब आप खुद सोचिए, एक रूलिंग पार्टी है, उसकी मेजोरिटी है पार्लियामेंट में, तो वो खुद उसके खिलाफ क्यों जो है वोट करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ। लेकिन ऐसा भी हमें देखने को मिलता है, जब खुद के जो लोग होते हैं वो खुद के अगेंस्ट हो जाते हैं। पास्ट में ऐसे इंस्टेंसेस हो चुके हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। तो जब कुछ मतलब जब नॉन नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है और फिर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सबको रिजाइन करना पड़ता है। अब देखिए, बोलने वाली बातें हैं कि भैया पार्लियामेंट जो है कंट्रोल कर रहा है एग्जीक्यूटिव को, लेकिन वो बता रहे हैं कि फैक्ट ये है कि एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट को कंट्रोल करता है। इनफैक्ट एग्जीक्यूटिव भी मत करिए, आप प्राइम मिनिस्टर ही कह लीजिए। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा कि ये चीज़ करनी है, पार्लियामेंट के कोई मेंबर ने उसकी बात नहीं सुनी, तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है, ठीक है भैया, धमकाया जा सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि पार्लियामेंट जो भी प्रपोजल आया, बिल्कुल हाँ अंधे बन के, बिल्कुल यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि ब्लाइंडली इंडोर्सेस इट्स पॉलिसीज। इट मीन्स दैट कि कुछ भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा भाई हमने मानना है, हम बैठे हैं, हमको वोट करना है जो भी हमारी पार्टी कह रही है उस फेवर में। तो अक्सर यही चीज़ होती है। इसलिए आप देखेंगे कि पार्लियामेंट जो है कोई भी तरीके का प्रॉपर कंट्रोल नहीं रख पाती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, क्योंकि पार्लियामेंट डोमिनेटेड होती है बाय द रूलिंग पार्टी। हाँ, पार्लियामेंट में आप देखेंगे अपोजिशन लीडर्स और जो रूलिंग पार्टी के लीडर्स होते हैं वो आपस में डिबेट डिस्कशन करेंगे, वो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो है वो लोग कुछ नहीं कर पाते। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम बात करें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से एग्जीक्यूटिव को बेटर कंट्रोल कौन कर पाता है, तो लोकसभा बेटर कंट्रोल करती है एज टू एग्जीक्यूटिव का एज कम्पेयर टू राज्यसभा, ठीक है। और ये बेसिकली मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन भी निकाल सकती है, ठीक है। बोल सकती है कि भैया आपको क्या, आपने क्या, मतलब बोलते हैं ना कि जो काउंसिल ऑफ एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है टू लोकसभा। मिनिस्टर से पूछ सकती है कि आपने फंड कहाँ खर्च किया, ये सब चीज़ें जो है वो कर सकती है, लेकिन राज्यसभा ये चीज़ नहीं कर सकती। इनकी जो है लिमिट जो है राज्यसभा की जो है वो है, इसके ज़्यादा वो नहीं जा सकती। बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, तो पार्लियामेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर, और पार्लियामेंट ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, और स्टेट लेजिस्लेचर इसमें कोई भी काम नहीं करता। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है, डिफरेंट तरीके से अमेंड किया जाता है, डिफरेंट आर्टिकल्स के थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर बताए गए हैं, ठीक है। मेजरली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड किया जा सकता है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी यानी कि जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उसमें से 2/3 मेंबर्स की अगर आपने परमिशन ले ली तो। और एक सिंपल मेजोरिटी के द्वारा जो है बहुत सारे आर्टिकल, जैसे कि आर्टिकल 1 to 5, 6 to 11, तो ये सब सिंपल मेजोरिटी से भी जो है इजीली अमेंड किए जा सकते हैं। बट कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं, मैंने आपको बताया, जो बताते हैं कि आर्टिकल जो कि शेड्यूल 7 के अंदर जो भी लॉ है स्टेट लिस्ट के रिगार्डिंग, उसे अमेंड करने के लिए आपको रेटिफिकेशन चाहिए फ्रॉम हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, और साथ साथ आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए ऑफ द पार्लियामेंट। बात करते हैं इलेक्टोरल पावर की। देखिए, जो पार्लियामेंट होती है,
पार्लियामेंट और साथ साथ जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है ये सब मिलके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। पार्लियामेंट और साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग सी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक मतलब चीज़ बताई गई है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर इन्वॉल्व नहीं होते। इसलिए इसका अपोजिट जब वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने की बात आती है तब राज्यसभा का रोल बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू लोकसभा। तो मतलब एक चेक एंड बैलेंस और बैलेंस ऑफ पावर बना रहे इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जब लोकसभा एंड राज्यसभा मिलके वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे हैं उसमें स्टेट लेजिस्लेचर का काम नहीं है। अब उसके रिमूवल में स्टेट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी इलेक्ट करती है और साथ साथ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट भी जो है मिलके इलेक्ट करते हैं। इमरजेंसी के टाइम पे पावर जो है पार्लियामेंट के पास होती है अंडर आर्टिकल 352, 356 एंड 360 कि जब भी इमरजेंसी लगानी है तो पार्लियामेंट जो है उसको अप्रूव करेगी। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। उसे अप्रूव कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। अगर आर्टिकल 352 के अंदर इमरजेंसी लगाई जा रही है तो पार्लियामेंट को 30 डेज़ के अंदर उसे अप्रूव करना होगा। और अगर आर्टिकल 356 और 360 के अंदर लगाई जा रही है तो पार्लियामेंट हैज़ अराउंड 2 मंथ्स टू अप्रूव इट। पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को और हाई कोर्ट को जज को रिमूव करने की पावर रखता है। सीएजी को भी, चेयरमैन को भी, मेंबर ऑफ यूपीएससी सबको रिमूव कर सकता है। इतनी पावर पार्लियामेंट के पास है। लेकिन इसे बेसिकली पास करने के लिए एक मेथड होता है, एक प्रोसीजर होता है और इनको रिमूव करने के लिए दोनों हाउसेस मेजॉरिटी द्वारा जो है पास करना चाहिए बिल, तभी जो है इनसे जो है रिमूव होगा, टोटल मेजॉरिटी। तो देखिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की मेजॉरिटी आपको देखने को मिलती है। दोनों हाउसेस इंडिपेंडेंटली वोट करना चाहिए और 2/3 मेजॉरिटी से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी यानी कि जैसे कि समझ लीजिए 300 लोग हैं तो 201 पर लोग होना चाहिए, तभी जाकर जो है हो पाएगा कि एक पर्सन को रिमूव कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकती है, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट प्रोसीजर टू रिमूव इट। कैसे? देखिए, अगर पार्लियामेंट सिर्फ एक ही ग्राउंड पे इसको रिमूव कर सकती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और वो ये ग्राउंड है कि द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये इम्पीचमेंट कोई भी हाउस में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या तो आप राज्यसभा में कर सकते हो या लोकसभा में भी कर सकते हो। आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि भैया आपने किसी प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया हो, ठीक है। साथ साथ एक और चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि दोनों हाउसेस अगर इंडिपेंडेंटली 2/3 मेजॉरिटी से बिल पास कर देते हैं तब जाकर जो है जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव हो जाएगा। अगर एक न्यू ऑल इंडिया सर्विस बनानी है नेशनल के इंटरेस्ट में तो राज्यसभा पास करेगा 2/3 मेजॉरिटी से, और फिर पार्लियामेंट जो है नए बना सकती है ऑल इंडिया सर्विस। मतलब इसमें राज्यसभा को प्रेफरेंस दिया गया है, ठीक है, कि राज्यसभा अगर पास करेगी ऑल इंडिया सर्विस बनाने के लिए तब जाकर ही जो है ऑल इंडिया सर्विस बनाने के लिए लोकसभा को राइट मिलेगा लॉ बनाने के लिए। इसी पावर को यूज़ करते हुए पार्लियामेंट ने ऑल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस, ऑल इंडिया फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस का जो है मतलब इंडिया, ये सारी सर्विसेज को जो है पार्लियामेंट ने बनाया था। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें मतलब ऐसी जो है चीज़ें जो है यूज़ होती है। तो आई थिंक आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, बिल बनता कैसे है, लॉ कैसे बनता है, वो आपको समझना है। होता क्या है कि बिल ओरिजिनेट होता है कोई भी हाउस में, कोई भी मेंबर पास करता है, ठीक है, बिल, चाहे वो मिनिस्टर हो या चाहे मिनिस्टर नहीं हो, ठीक है, दोनों हाउसेस में से कोई भी पर्सन पास कर सकता है एक्सेप्ट फॉर द मनी बिल, उसका एक्सेप्शन है। जब वो पास बन गया और वो दूसरे हाउस को, जो एक हाउस से पास हो गया दूसरे हाउस में जाता है, ठीक है, अब दूसरा हाउस उसे या तो पास कर सकता है या तो उसे अमेंड कर सकता है या तो उसे रिजेक्ट कर सकता है या फिर पड़े रहने दे सकता है, उस पर कोई भी तरीके का डिसीजन नहीं भी वो ले सकता है। अगर बाजू वाले हाउस ने, यानी समझ लीजिए लोकसभा से पास हुआ और राज्यसभा में गया, तो अगर उस हाउस ने ये डिसीजन लिया कि भैया इसको पास करना है, दोनों ने बोला कि पास करना है, तो ये जाता है प्रेसिडेंट के पास उसके असेंट के लिए। प्रेसिडेंट का काम होता है असेंट देना, फाइनल असेंट। वैसे ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स ही बात है, अगर दोनों जगह से पास हो गया तो प्रेसिडेंट असेंट उसे देता ही है।
आप समझ लीजिए अगर लोकसभा से पास हुआ बिल और राज्यसभा में गया, राज्यसभा वालों ने बोला कि इसमें कुछ अमेंडमेंट करने हैं, तो ये अब प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा, अब ये फिर से आएगा लोकसभा के पास राज्यसभा से, और फिर लोकसभा इसमें कुछ तरीके का अमेंडमेंट करेगी और उसके बाद फिर जो है इसे पास किया जाएगा। अब दोनों हाउसेस में अगर किसी भी तरीके का एग्रीमेंट नहीं बन पा रहा है, एक हाउस इसे रिजेक्ट कर दे रहा है, दूसरा हाउस इसे बोल रहा है कि नहीं मैं अमेंडमेंट नहीं करने दूंगा, तो इस तरीके से डेडलॉक होता है। अब डेडलॉक किस तरीके से रिजॉल्व होता है, जॉइंट सेशन लिया जाता है। जॉइंट सेशन में अगर मेजोरिटी लोगों ने ये कहा कि भैया बिल को पास करना है तो बिल पास हो जाता है, और अगर नहीं कहा तो नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, हमेशा लोकसभा का ग्रेटर से होता है, क्योंकि लोकसभा के न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, आपको पता है, और लोकसभा में रूलिंग पार्टी का जो है ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, से आपको देखने को मिलता है। प्रेसिडेंट असेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब तक बिल पे प्रेसिडेंट का असेंट नहीं लगता वो एक्ट नहीं बनता। अब प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब एक्चुअल पावर नहीं है, ऑन पेपर तो है। प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आया तो उसे पास करना ही है। अगर उसे वो चाहता है कि कुछ अमेंडमेंट है तो वो अमेंड करके बोल सकता है कि इस तरीके से चेंज करो। अगर फिर से उन्होंने पास करवा दिया बिल तो फिर उसे जो है पर्टिकुलरली वो बिल पे साइन करनी होती है। और तो एक चीज़ ये है कि प्रेसिडेंट कभी कभी क्या करते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि ये पास ही ना हो तो वो देंगे ही नहीं, क्योंकि मतलब असेंट देंगे नहीं, क्योंकि असेंट देने का कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है कि आपको कितने टाइम में असेंट देना है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल प्रोसीजर की। तो मैंने आपको पहले ही बताया मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और अपने अभी आपको सब समझा भी दिया कि एक बार लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा को 14 डेज के अंदर पास करना होता है, और अगर इसने 14 डेज में पास नहीं किया तो ये समझा जाएगा कि ऑटोमेटिकली पास हो चुका है। लोकसभा को वो बोल सकता है कि आप ये चेंजेस करो, लेकिन लोकसभा के ऊपर है कि वो चेंज करे या नहीं करे। ठीक है, तो ये सब तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती है, मतलब फाइनेंशियल प्रोसीजर में लोकसभा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब देखिए जैसे आप कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं तो आपको बहुत प्रिविलेजेस मिलते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं ना, अक्सर बात करते हैं प्रिविलेजेस की, पावर की, इम्यूनिटीज़ की। तो ये सब चीज़ें क्या क्या मिलती है वो हम समझते हैं। वो बात तो अलग है कि पॉलिटिशियंस और ज़्यादा अपना प्रिविलेजेस क्रिएट कर लेते हैं थ्रू एक्स्ट्रा जुडिशियल मीन्स, लेकिन जो एक्चुअल पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की गई है वो चीज़ों को हम समझेंगे। आर्टिकल 105 के अंदर हमें कुछ सर्टेन रूल्स मिलते हैं कि क्या क्या प्रिविलेजेस प्रोवाइड की गई है, लेकिन इसके साथ साथ जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर होता है उसमें मतलब कुछ चीज़ें बोलते हैं ना कि बताई नहीं जाती है, थ्रू कन्वेंशन फॉलो की जाती है। तो उस रूल्स ऑफ प्रोसीजर में बहुत सारे लॉज जो है ऐड किए गए थे, जो जिसमें बताया गया है कि क्या क्या प्रिविलेजेस जो है ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पहली चीज़ तो ये है कि जो एक पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको कम्प्लीटली मिलती है, और अगर आपने किसी के बारे में भी कुछ कहा, जैसे कि आप किसी को डेरोगेटरी नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपने फिर भी किसी को कुछ कहा तो ये जो आपने यहाँ पर कहा है ये किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का हाईएस्ट फॉर्म है, क्योंकि वहाँ पर एक लीडर दूसरे लीडर को खुल्लम खुला क्रिटिसाइज़ करते हैं। अगर इसे हम कोर्ट के दायरे में रखेंगे तो वो चीज़ वो नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि अपोजिशन लीडर्स कैसे जो है रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। अगर ये चीज़ नहीं रखेंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर रूलिंग पार्टी क्या करेगी, कोर्ट में अपील कर देगी। तो इससे जो है आपको देखने को मिलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पर बहुत ज़्यादा हद तक आपको दी जाती है। आप चाहे कोई भी वोट करो, कोई भी रिपोर्ट पब्लिश करो, कोई भी पेपर सबमिट करो, इसमें आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा जब आप पार्लियामेंट में से कर रहे हो। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर क्या बातें हुई ये कोर्ट इसके ऊपर जो है कोई भी तरीके का आप कह सकते हैं यू नो देख रेख नहीं करेगा, या फिर उसकी मतलब अपना मतलब उसमें ज़बरदस्ती इंटरफेयर नहीं करेगा। दखल अंदाजी कोर्ट की इसमें मना है। फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पर हाईएस्ट फॉर्म में दी गई है, आपको कोर्ट यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं घुस सकता। जब सेशन चल रहा होता है और किसी पर्सन के खिलाफ अगर कोई मतलब अगर आप किसी के खिलाफ केस हो गया, अब वो बात अलग है कि ज़्यादातर नेता लोग जो होते हैं उन पे ऑलरेडी केस होता है, जेल में होते हैं, फिर बाद में निकल के नेता बन जाते हैं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई केस हो जाता है और सेशन चल रहा हो और कोई सिविल केस होता है, तो सिविल केस होता है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक के। ठीक है, तो इतना उनको पावर मिलता है, और उसके अलावा पावर का तो वो ज़्यादा यूज़ वो खुद कर ही लेते हैं। ठीक है,
उसके अलावा बात करते हैं एग्जेम्पशन ऑफ अ मेंबर फ्रॉम इनिशिएशन ऑफ अ लीगल प्रोसेस सिविल और क्रिमिनल अरेस्ट विद इन द प्रेसिडेंट्स ऑफ द हाउस विदाउट ऑब्टेनिंग परमिशन ऑफ द स्पीकर। मतलब कोई भी तरीके की कानूनन कार्रवाई जो है नहीं की जा सकती एक मतलब पर्टिकुलरली एक मेंबर के खिलाफ विदाउट ऑब्टेनिंग द परमिशन ऑफ द स्पीकर। इसका कहने का मतलब ये है। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का। तो देखिए बहुत सारी कमिटीज़ फॉर्म होती है पार्लियामेंट में। क्यों होती है? क्योंकि जैसे कि राज्यसभा लोकसभा तो ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ठीक है, अलग अलग पोर्टफोलियो के मिनिस्टर्स भी ठीक है, बट बहुत सारा काम होता है, देश चलाना है। वैसे वो देश चलाने का जो काम है, तो देश चलाने का काम नहीं है, देश में के लिए लॉ बनाने का काम है। तो उसके लिए डिफरेंट कमिटीज़ लगती है और वो डिफरेंट कमिटीज़ बनाई जाती हैं। और वो कमिटीज़ कैसी बनती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब होता क्या है कि ये जो मेंबर्स होते हैं इस कमिटीज़ के, ये स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं या तो हाउस में से अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। अब ये कमिटीज़ करती क्या है? ये कमिटीज़ जो है अपने आप में मिनी लेजिस्लेचर कहलाती है, क्योंकि ये लोगों को बुलाती है, सबूत इकट्ठे करती है और ऑफिशियल पेपर्स मांगती है और बोलते हैं ना मतलब लॉ बनाने का। क्योंकि देखिए 550 लोग बैठ के एक छोटी सी चीज़ पे लॉ बनाएंगे, इट्स नॉट फीजिबल, ठीक है। तो क्या होता है कि छोटे छोटे 4-5 लोगों की कमेटी बनाई जाती है और ये लोग मिलके जो है फिर एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम करते हैं, दूसरे लोग दूसरी चीज़ पे काम कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनाई जाती है। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या होती है? दो तरीके की होती है, एक होती है एड हॉक कमिटीज़ और एक होती है स्टैंडिंग कमिटीज़। एड हॉक कमिटी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है। तो जैसे कि समझ लीजिए मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर लॉ पास करना है, इसके अंदर क्या क्या दुविधाएं आ सकती है या फिर क्या क्या परेशानियां आ सकती है, इसके रिगार्डिंग आपको एक रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो एक कमिटी बनाएगी, जैसे उसका काम फिनिश हुआ वो कमिटी डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कमिटीज़ पहले बन चुकी है। एक कमिटी आज के टाइम पे जो है आप देखेंगे वो है रेलवेज कन्वेंशन कमिटी। तो हर हाउस के पास और इसके अलावा स्टैंडिंग कमिटीज़ की बात करें तो स्टैंडिंग कमिटीज़ जो है दोनों हाउसेस के पास होती हैं। दोनों के पास, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास, एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, एक कमिटी ऑन पिटिशन, एक कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस एंड रूल्स कमेटी। 4 कमेटी हो गया, आपको याद रखना है, ठीक है। याद रख लीजिए, इसका नाम याद कर लीजिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, अ कमिटी ऑन पिटिशंस, अ कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस एंड रूल्स कमेटी। 4 तरीके की कमिटीज़ हो गई, राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों के पास है। अब लोकसभा क्योंकि और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो लोकसभा के पास और भी तरीके की कमिटीज़ होती है। अब कुछ कमिटीज़ ऐसी होती है जो पार्लियामेंट की वॉचडॉग होती है, जो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल रखती है। वो क्या होती है? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमिटी, ठीक है। ये कमिटी के नाम आपको याद रखने हैं। द कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस, द एस्टीमेट्स कमिटी, ठीक है, द पब्लिक अकाउंट कमिटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। तो ये सब जो 3 इम्पोर्टेंट है, ये चेक रखती है कि गवर्नमेंट कहाँ पर खर्चा कर रही है। एस्टीमेट्स कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। ये 3 आपको याद रखना है। ये किस पे ध्यान देती है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे ध्यान देती है। स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज यू नीड टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द कमिटी। व्हाट आर द नेम्स? द एस्टीमेट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे ध्यान देती है। और उसके अलावा कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये किस पे ध्यान देती है? ये वॉचडॉग है ऑफ कंट्रोल एग्जीक्यूटिव। अगर हम बात करें फंक्शंस एंड कंपोजिशन की कमिटी के अंदर, तो एक एक फंक्शन और एक एक कंपोजिशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब होता क्या है, एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट कमिटी बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। इसमें क्या होता है? बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, बिजनेस तो यहाँ पर हमको करना नहीं है तो इसका नाम क्या दिया गया है? बिजनेस एडवाइजरी कमिटी क्या करती है? फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन ये है कि हाउस में क्या क्या चीज़ें होने वाली है उसकी प्लानिंग ये करती है। हाउस को बताती है कि भैया आपको ये चीज़ इतना टाइम इसको देना है, उतना टाइम उसको देना है, इस टॉपिक को इतना टाइम डिस्कस करना है, ये देती है। और ये सेशन चालू होते साथ बनती है। और ये इम्पॉर्टेंट होती है कि इसमें ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर अपोजिशन लीडर्स भी होते हैं और रूलिंग पार्टी के लीडर्स भी इसमें जो है इंक्लूडेड होते हैं। और इस कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? स्पीकर होता है। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। फंक्शन एंड कंपोजिशन आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। इसके बारे में डिटेल में आप लक्ष्मीकांत से भी पढ़ सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर जितना है सफिशिएंट है। पहली कमेटी आई होप यू रिमेंबर, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। फंक्शन याद रखना है, कंपोजिशन याद रखना है, चेयरमैन कौन है वो याद रखना है, कब बनती है ये भी याद रखना है। ये कौन सी कमेटी है? स्टैंडिंग कमेटी है। ठीक है, कितने मेंबर्स होते हैं? 15 मेंबर्स। अब बात करते हैं कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल एंड रेजोल्यूशन। देखिए, प्राइवेट मेंबर बिल मतलब क्या होता है? जो बिल एक मिनिस्टर, नॉन मिनिस्टर के द्वारा पास होता है उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। तो ये प्राइवेट मेंबर बिल जो भी पास करता है उसके, जो उन्होंने बिल सबमिट किए, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग उनकी इम्पोर्टेंस कितनी है। मतलब समझ लीजिए अभी देश में कुछ और प्रॉब्लम हो रही है और अब लॉ बनाने बैठ गए कोई और प्रॉब्लम पे, तो इस पर्टिकुलर कमिटी का काम ये होता है कि जो भी बिल पास किए गए हैं बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस उनको अरेंज करे अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस एंड नीड। समझ पा रहे हैं आप? मतलब जिस कानून की अभी ज़्यादा ज़रूरत है उसे पहले पास किया जाए, जो उसकी ज़रूरत नहीं है वो बाद में पास किया जाए। ठीक है, और इस कमेटी में 15 मेंबर्स होते हैं जो अगेन स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं 1 साल के लिए। फिर बात करते हैं सिलेक्ट कमेटी ऑन बिल्स। तो बहुत सारी सिलेक्ट कमिटीज़ बनाई जाती है। देखिए, कभी कभी हमें कोई भी तरीके का एक बिल पास करना होता है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, एक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। ठीक है, बहुत सारे रिपोर्ट्स बनानी होती है। तो ये कमेटी क्या करती है, जब कोई बिल पास करना है, पर्टिकुलर बिल पास करना है, तो उसके लिए बनाई जाती है कि ये पर्टिकुलर बिल पास करने के लिए समझ लीजिए 15 लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया और वो लोग मिलकर रिसर्च कर रहे हैं कि ये बिल क्यों पास करना चाहिए, इसके डाटा क्या है, ये सब को कलेक्ट कर रहे हैं और फिर ये सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद फाइनल वो रिपोर्ट अपनी पब्लिश करते हैं। बट ये जो सिलेक्ट कमेटी होती है ये क्या होती है, जैसे ही आपने अपना बिल पब्लिश कर लिया या फिर जैसे ही उसका काम हो चुका उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, तो ये कमेटी जो है ये डिज़ोल्व हो जाती है। और इसकी स्ट्रेंथ डिफ़र करती है। समझ लीजिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो 3-4 लोगों की कमेटी बना दी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो 30-40 लोगों की बना दी। तो दिस द स्ट्रेंथ ऑफ सिलेक्ट कमिटी में डिपेंड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द बिल। एक होती है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो 22 मेंबर्स होते हैं इस कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में, 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि ये 1 साल का टर्म होल्ड करती है ये कमेटी और ये पहली बार 1 मई 1964 को कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। ठीक है, 1 मई 1964 को कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और 1 साल के टर्म ये होल्ड करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसके फंक्शन हम पढ़ेंगे। आपको बस ये याद रखना है कि इसमें लोकसभा के भी मेंबर्स हैं और राज्यसभा के भी मेंबर्स हैं। और ये क्या है, एक सिलेक्ट कमेटी, एक एडवाइजरी, ये एक कमेटी किस तरीके की कमेटी है, एडहॉक कमेटी है कि स्टैंडिंग कमेटी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 1 साल के लिए बनती है और ये रेगुलर प्रैक्टिस में है 1964 से। तो ये एक स्टैंडिंग कमेटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये इसलिए बनाई जाती है ताकि जो पार्लियामेंट के एक्सपेंसेस है, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है उसका आप सही में ध्यान रख सकें। इसके बहुत सारे काम होते हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग के रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स को एग्जामाइन करती है ये। उसके बाद साथ साथ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग के रिपोर्ट्स को भी जो है एग्जामाइन करती है। और कोई भी पब्लिक अंडरटेकिंग है उसकी, पब्लिक अंडरटेकिंग आपको पता है जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके वो कहाँ पर खर्चा कर रही है, सही तरीके से खर्चा कर रही है नहीं, उसकी प्रैक्टिसेस सही है नहीं, ये सब चीज़ों को देखती है। अब कभी कभी ये क्या करती है, कुछ काम जो रह जाता है बाय एस्टीमेट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी, ये भी काम ये कर लेती है लेकिन ये चीज़ें लिखी नहीं गई है। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ चीज़ें बाय कन्वेंशन होती है ना कि बाय लॉ होती है। तो ये वैसी ही है, कुछ कुछ काम स्पीकर अगर से कहता है तो ये कर लेती है बट इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हर चीज़ लिख लेना कॉन्स्टिट्यूशन में पॉसिबल नहीं होता। अब एक होती है कमिटी ऑन पिटिशन। तो कमिटी ऑन पिटिशन जो है बेसिकली, अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई पिटिशन फाइल करना है उसके लिए बनाई जाती है। इसमें 15 मेंबर्स जो है किसके लगते हैं, लोकसभा के, और 10 मेंबर्स लगते हैं राज्यसभा के। ठीक है, और ये डोमिनेट किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा। प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, जैसे कि आप देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं दोनों अपने अपने हाउसेस से मेंबर्स को। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस पर्टिकुलर कमेटी में कोई मिनिस्टर पार्ट नहीं बन सकता और अगर किसी पर्सन को इस कमेटी का पार्ट बना दिया गया है उसके बाद मिनिस्टर बनाया जा रहा है
तो वो मिनिस्टर अगर बन गया तो वो इस कमेटी का पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अकाउंटेबिलिटी बढ़े। अगर पिटीशन मिनिस्टर के हाथ में ही रहेगी तो वो क्या करेगा, कभी सवाल ही नहीं उठाएगा। इसलिए मिनिस्टर को ये काम नहीं दिया गया, मिनिस्टर के पास वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं, तो पिटीशन कमेटी का पार्ट जो है मिनिस्टर नहीं बनते हैं। कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस की बात करते हैं। अब देखिए, नाम से आपको समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट बहुत सारे वादे कर देती है, ठीक है। अब वो वादे फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है, वो चीज़ देखने का काम इस कमेटी का होता है। जो भी मिनिस्टर्स ने वादे करे हैं, एश्योरेंस दिया है, तो ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें देखने का काम इसका होता है। अगेन, मिनिस्टर बनने के बाद आप इस कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते। रूल्स कमेटी का अगेन चेयरमैन जो है वो स्पीकर बन जाता है। तो स्पीकर जो है 15 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, और इसमें जितने भी चीज़ें हो रही है, मतलब जितनी भी प्रोसीडिंग्स हो रही है, सेशंस हो रहे हैं, इन सब का जो ध्यान रखने का काम क्या है, रूल्स कमेटी का होता है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर का ध्यान रखना, ये सब क्या काम होता है, किसका काम होता है, रूल्स कमेटी का। कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर भी बनती है। इसमें 15 मेंबर्स होते हैं जो 1 साल तक की पोजीशन होल्ड करते हैं, और ये भी स्पीकर द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते हैं। अब देखिए, कोई पर्टिकुलर मेंबर है, वो आ ही नहीं रहा है, 60 दिन तक एब्सेंट बैठा हुआ है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को एग्जामिन करने का काम यही करती है, सबसे बोलते हैं ना, जैसे कि लीव एप्लीकेशन लेने का काम। और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अगर 60 डेज से ज़्यादा कोई पर्टिकुलर आया नहीं, कोई भी मेंबर, तो वो सीट जो है क्या कहलाएगी, वैकेंट कहलाएगी। तो ये काम भी वही करती है कि अगर कोई सीट अगर वैकेंट हो गई है किसी के एब्सेंस की वजह से, तो उसको देखने का काम भी ये कमेटी करती है। एस्टीमेट कमेटी की बात करें तो इसमें 30 मेंबर होते हैं जो हर साल लोकसभा द्वारा इलेक्ट किया जाते हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी से बहुत हटके हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी दोनों के अंदर राज्यसभा के मेंबर्स भी हुआ करते थे। इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स रहने वाले हैं, और इसमें कोई भी मिनिस्टर नहीं रह सकता, ठीक है। इसकी जो कमेटी की लाइफ होती है, 1 साल के लिए इलेक्ट होती है, फिर री इलेक्ट होगी, ठीक है, हर साल इलेक्ट होगी। 30 मेंबर सिलेक्ट करने हैं लोकसभा को अपने अ, मतलब लोकसभा को इलेक्ट करने हैं, और उसमें से वो एस्टिमेट कमेटी का जो है पार्ट बनते हैं। कमिटी ऑन प्रिविलेजेस की बात करते हैं। इसमें फिर 15 मेंबर्स जो है लोकसभा के, 10 मेंबर्स राज्यसभा के होते हैं, और हर क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज को क्वेश्चन करने का जो फंक्शन, मतलब क्या कह सकते हैं आप, पावर, वो इस कमेटी के पास होता है। अब देखिए, प्रिविलेज का आप यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को गाली दे रहे हैं, या आप किसी को डेरोगेटरी रिमार्क दे रहे हैं, या किसी के रिलीजन के बारे में या कुछ भी आप कह दे रहे हैं। तो ये कमिटी ऑन प्रिविलेजेस जो है, इस पर्टिकुलर चीज़ को चेक करती है कि किसी मेंबर ने प्रिविलेज का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया है, और इसकी रिपोर्ट सबमिट करती है। इसमें 15 मेंबर्स होते हैं लोकसभा से, और 10 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा से, और ये चेक करते हैं कि क्या किसी पर्सन ने अपने प्रिविलेज का गलत इस्तेमाल किया है। ये चीज़ का चेक करने का काम इसका है। साथ साथ कमिटी ऑन द वेलफेयर ऑफ स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, इसमें 30 मेंबर्स होते हैं। इसमें से 20 जो है लोकसभा के होते हैं, और 10 जो है वो राज्यसभा के होते हैं। तो ये आपको कंपोजिशन बस दिमाग में रखना है कि कहाँ से कितने मेंबर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो 30 मेंबर्स होते हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, और इसमें जितने भी स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स के वेलफेयर की चीज़ें हैं, इस पे ध्यान रखा जाता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये भी एक जॉइंट कमेटी होती है, दोनों हाउसेज इसमें होते हैं। 15 मेंबर्स लोकसभा के, 7 मेंबर्स राज्यसभा के, ये आपको दिमाग में रखना है। देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी का कंपोजिशन भी ऐसी ही है, और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का मैंने आपको ऊपर बताया था। देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी दोनों का कंपोजिशन एक जैसा है। आप देखेंगे 15 मेंबर लोकसभा से, 7 मेंबर राज्यसभा से, ठीक है। तो दोनों के फंक्शन मिलते जुलते हैं। गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट के खर्चे जो है वो कहाँ हो रहे हैं वो देखना, और बाकी कुछ डिफरेंस है, माइन्यूट से डिफरेंस है, लेकिन बाकी इनका कंपोजिशन भी जो है डिफरेंट, कंपोजिशन भी जो है वो सेम है। अच्छा, इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, ये सिर्फ एसोसिएटेड मेंबर्स होते हैं, इनको वोट करने का कोई राइट नहीं होता, ठीक है। इन्हें 1 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, लेकिन बाय कन्वेंशन ये ऑफिस में एटलीस्ट 2 साल के लिए रहते हैं,
ठीक है। बाय कन्वेंशन इसलिए क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी हर जगह हर चीज़ के इलेक्शन नहीं हो पाते, इसलिए 2 साल तक ये लोग इस कमेटी में रहते हैं और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा इनको सिलेक्ट किया जाता है। अगेन मिनिस्टर्स इस कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते, ठीक है। और इसका जो चेयरमैन होता है ये स्पीकर द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और अगर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर डेप्यूटी स्पीकर इस पर्टिकुलर कमेटी का पार्ट बनता है तो वो ऑटोमेटिकली इसका चेयरमैन बन जाएगा। तो देखिए आपने देखा होगा कि मोस्टली जो कमिटीज़ हैं उन सब का जो चेयरमैन बन रहे हैं वो कौन बन रहे हैं, या तो स्पीकर बन जा रहा है या तो डेप्यूटी स्पीकर बन जा रहा है, या तो स्पीकर उसको इलेक्ट कर रहा है तो स्पीकर उसको नॉमिनेट कर रहा है। मतलब स्पीकर की बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है। तो स्पीकर ही जो है मेंबर्स की कमिटीज़ को मतलब सेलेक्ट कर रहा है कि ये पर्सन जो है कमिटी का पार्ट बनेंगे। तो इस तरीके से जो है चीज़ें हो रही हैं। अब इस कमेटी का काम क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है ये, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसका मतलब ये कि जो CAG और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी रिपोर्ट सबमिट की है उसको जांचती है कि उसने सही जगह पे खर्चा किया है या नहीं किया। कहीं पर पता चल रहा है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं तो इससे जो है आपको देखने को मिलता है कि उसको क्रिटिसाइज़ करती है गवर्नमेंट ये कमिटी और कहती है कि पैसा कहाँ गया, ठीक है, इतना पैसे का लॉस हो रहा है कहाँ गया। बट देखिए होता क्या है ना, अक्सर मैं बता रही हूँ क्योंकि इस कमेटी में लोकसभा का से ज़्यादा है और लोकसभा में रूलिंग पार्टी का से ज़्यादा होता है, स्पीकर के इलेक्शन में रूलिंग पार्टी का से ज़्यादा होता है। स्पीकर जो है इस कमेटी के मेंबर्स को नॉमिनेट कर रहा है, डेप्यूटी स्पीकर ऑलरेडी इसका वाइस चेयरमैन बन जा रहा है। तो रूलिंग पार्टी अपने खिलाफ क्यों जो है मतलब कह सकते हैं कार्रवाई करेगी। तो इसलिए मोस्टली जो है इसमें क्या देखने को मिलता है कि पॉलिसी इसको बनाया इसलिए गया है कि पता कर सके कि पब्लिक अकाउंट में खर्चा कहाँ पर क्या चीज़ का गलत हो रहा है। लेकिन ये इसके अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि अगर ये मकसद में अपने कामयाब हो जाती तो इतना जो करप्शन जो चल रहा है वो नहीं होता। एंड ये नहीं कहती कि आपने ये लॉ क्यों बनाया, लेकिन ये लॉ जब एग्जीक्यूट हुआ तो इसमें कहाँ पर कितना पैसा लगा, किस चीज़ के लिए खर्च हुआ, ये चीज़ को वो देखती है। अब बात करते हैं जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब बात करते हैं कि जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में 15 मेंबर्स होते हैं। 15 मेंबर्स में से 10 जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और 5 जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। और ये भी जो है किससे इलेक्ट किए जाते हैं, PR सिस्टम। अब देखिए आपको FPTP और PR सिस्टम तो पता ही होगा। FPTP यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो हमारी नॉर्मल वोटिंग के लिए सिलेक्ट होता है। और PR सिस्टम जो है अक्सर राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए यूज़ होता है। और इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से PR सिस्टम के द्वारा इनका इलेक्शन होता है। 10 मेंबर लोकसभा से और 5 मेंबर्स राज्यसभा से। और ये कमिटी हर लोकसभा का जो इंटायर ड्यूरेशन होता है 5 साल का, उसमें जो है इसके लिए सिलेक्ट होती है। और स्पीकर जो है इसका चेयरमैन को इलेक्ट करता है, नॉमिनेट करता है, आप ये कह सकते हैं, इलेक्ट क्या कहेंगे। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जो भी खर्चा कर रही है गवर्नमेंट उसे तो देखती है, उसके साथ ये देखती है कि जो भी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में जो भी बॉडीज़ बनाई गई है, जो भी कमेटी बनाई गई है, क्या वो सही है, क्या कोई पर्सन गलत तरीके से मेंबर बन चुका है इस पार्लियामेंट का, उसे एग्जामिन करने का काम जो है आर्टिकल 102 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ये करती है। एक कमेटी होती है कमेटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये कमेटी का काम क्या होता है, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं जो स्पीकर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। और इसका काम भी जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का काम होता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का काम मतलब ये होता है कि किस पे रूल बनाना है, किस पे लॉ बनाना है, सब रूल्स किस पे बनाना है, ये सब चीज़ों पे ध्यान देने का काम इस सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का होता है। अब देखिए ये जो कमिटीज़ हैं ये पार्लियामेंट का इंस्ट्रूमेंट है, ना कि गवर्नमेंट का। ऐसा कहने का मतलब ये है कि इसमें अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। और ये कमिटीज़ कैसी होती है, एडवाइजरी होती है इन नेचर। मतलब ये रिपोर्ट पब्लिश कर देती है कि ये है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करने का काम तो कैबिनेट का ही होता है। मेन चीज़ ये है कि इनका जो भी काम है ये सिर्फ एडवाइजरी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इन मतलब कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 550 मेंबर्स हैं, अब बैठे हुए हैं, आप कभी सोचा है कि किस तरीके से कानून बनाते होंगे। तो ये कमिटीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि छोटे छोटे कमिटीज़ में आपको अलग अलग काम दे दिया गया, तो आपका काम जो है आसान हो जाता है कि आपको पता है आपको किस बारे में सोचना है, किस बारे में आपको कानून बनाना है।
बात करते हैं इंडियन पार्लियामेंट की। तो इंडियन पार्लियामेंट अपने आप में एक सॉवरेन बॉडी नहीं है जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट। इस पे बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस लगाई गई है। ठीक है, अब लिमिटेशंस होना भी ज़रूरी है, वरना अपने आप में अगर इसको आपने लिमिटेशन नहीं लगाई तो ये क्या करेगी, अपने आप को एक्स्ट्रा जो है पावर जो है गेन करने की कोशिश करेगी। और जो अपना कह सकते हैं कि चेक एंड बैलेंस होना, बैलेंस ऑफ पावर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पार्लियामेंट पे क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है? पहले तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारा फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि स्टेट में जो अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबली है वो स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाती है। तो सेंटर का यानी पार्लियामेंट का उस पर कोई रोल नहीं होता अनलेस एंड अनटिल राज्यसभा सेज द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन इट। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। तो इससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्टेट के अंदर ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती। दूसरी चीज़ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है, यानी कि ये नहीं कि भैया पार्लियामेंट ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया और अपने हिसाब से रूल करने लग गई। तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही रूल करना है। अगर उसने कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पास किया तो जुडिशरी क्या करेगी? अब जब हम जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जुडिशरी किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का वॉच डॉग है और वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करके रखती है। अगर कोई भी तरीके का लॉ ऐसा पास किया पार्लियामेंट ने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसे जो जुडिशरी है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है। जुडिशियल रिव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इंडिया ने अडॉप्ट किया था, जिसे हम कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मनेका गांधी केस में जो है ये अडॉप्ट किया गया था। इसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ब्रिटेन में कोर्ट्स का इस तरीके का पावर नहीं होता। अगर आपने ध्यान से कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोल है उसे समझने की कोशिश की होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडिया में ये चीज़ है कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट जिस तरीके की पावरफुल है हमने वो अडॉप्ट करने की कोशिश की। और अमेरिका की जुडिशरी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमने वो भी अडॉप्ट करने की कोशिश की। दोनों को हमने एक्सट्रीम दोनों चीज़ें ली है। आप देखेंगे, अगर आपको पता है, अगर आपने थोड़े केसेस पढ़े होंगे तो आर्टिकल 21 में कहता था कि नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट फॉर द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ। 1980 के अंदर जब मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस हुआ था उसके बाद इसमें इस्टेब्लिश बाय द लॉ, इसके साथ साथ एक और लाइन ऐड की गई, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब देखिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टर्म है। अब देखिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अब आप सोचेंगे भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एस्टेब्लिश बाय द लॉ क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। फ़र्क ये है कि एस्टेब्लिश बाय द लॉ कौन बनाता है? लॉ बनाता है पार्लियामेंट। अगर आपने कहा कि एस्टेब्लिश बाय द लॉ, मतलब पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब क्या होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब ये होता है कि जब जुडिशरी जो है उसकी वैलिडिटी को चेक करेगी कि क्या ये लॉ जो बनाया गया है ये सही बनाया गया है, इसको जब वो चेक करेगी इसे हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं। तो हमारे इंडिया में दोनों चीज़ें एक्सेप्टेड है, ब्रिटेन का भी एक्सेप्टेड है और अमेरिका का भी एक्सेप्टेड है। यानी कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब कोई भी कानून बनाने के बाद डायरेक्टली फॉलो या इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, उसे पहले चेक किया जाएगा वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कानून जो है यानी पार्लियामेंट, इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी, आपको मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि किस तरीके से पहले पार्लियामेंट ने फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की कोशिश की। फिर डिफरेंट लॉज आए, ठीक है, शंकरी प्रसाद केस आया, गोलकनाथ केस आया, फिर फाइनली केशवानंद भारती केस में सब चीज़ें सेटल हुई। तो फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है या नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन था, ठीक है, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है कुछ क्लियरली नहीं कहा था। तो ये चीज़ सामने आती है कि पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को, बट इट शुड नॉट हैम्पर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप आप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। अब हम आ चुके हैं कंक्लूजन पे। तो आपको पता है इंडिया के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल यानी क्या होना? लोकसभा एंड राज्यसभा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। हमारे पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है जो कि हमने ब्रिटेन की तरह अडॉप्ट किया है। और साथ साथ लेकिन आपको देखने को मिलता है कि इंडिया में जो हाउसेस हैं वो इतने पावरफुल नहीं है जितने ब्रिटेन में है। पावरफुल क्यों नहीं है? पावरफुल इसलिए नहीं है क्योंकि हमने उनको अनलिमिटेड पावर नहीं दी है। अनलिमिटेड पावर क्यों नहीं दी है? क्योंकि हम चेक एंड बैलेंस में रखना चाहते थे। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। इसमें दो चीज़ें बनती है, क्वेश्चन राइट एंड ऐसे एंड रोल एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया, आप लिख सकते हैं सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन वर्किंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। दीज टू क्वेश्चन आंसर्स यू कैन राइट।
तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट के साथ। ये सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट रहेगा जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।